दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एल कालरा, साउथ दिल्ली से एक फिजिशियन। आज मेरे एक ख़ास दोस्त की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका पूछना था कि ये साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है। आजकल काफ़ी सुनते हैं इसके बारे में। मुझे कुछ मेडिकल टर्म्स तो यूज़ करनी पड़ेंगी इसको बताने के लिए, फिर भी मैं सरल भाषा का प्रयोग करूँगा समझाने के लिए। साइटोकाइन दो शब्दों से बना है। साइटो मीन्स सेल, काइन मीन्स मूवमेंट। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम हैं, सब एक दूसरे से अलग हैं। जैसे नर्वस सिस्टम अलग है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अलग है, रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिपैटोबिलियरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब अपने अपने तरीके से बने हैं, अलग तरीके से बने हैं और अलग तरीके से इनका काम चलता है। इनकी स्ट्रेंथ अलग है। एक सबसे बड़ा अहम सिस्टम है इम्यून सिस्टम, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ है साइटोकाइंस। जैसे कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ है उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स। रीनल सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है वो उसके नेफ्रॉन्स हैं और उस पर काम करने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन पे कुछ हार्मोन्स और बाकी सब्सटेंसेस काम करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइटोकाइंस की, जो इम्यून सिस्टम का अहम पार्ट है। साइटोकाइंस जैसे एक फौजी के वेपन्स होते हैं, अलग टाइप के वेपन होते हैं। किसी के पास पिस्टल है, किसी के पास राइफल है, किसी के पास AK-47 है, तो किसी के पास उससे भी बड़े वेपन्स होते हैं, आर्टिलरीज होती हैं, और किसी किसी के पास तोप है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के सेल्स के पास अलग अलग टाइप के साइटोकाइंस होते हैं और उनका काम एक तरह से स्पेसिफाइड है। उनकी ज़रूरत होने पे ही उनको प्रयोग में लाया जाता है। कुछ एक साइटोकाइंस हमें अपनी हेल्दी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब काम आते हैं। यूँ समझो कि उनकी वजह से हम स्मूथ जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ साइटोकाइंस ऐसे भी हैं जो सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेल्स को, खुद को सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हैं। वो भी हमारे काम के हैं, क्योंकि कुछ जगह के सेल्स हमें यंग चाहिए, हमें बूढ़े सेल्स नहीं चाहिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़ास तौर पे माउथ से स्टार्ट होके एंड तक मोस्टली सेल्स को 21 दिन में बदल दिया जाता है। ऐसे ही और बहुत सारे सेल्स हैं जो एक लिमिटेड टाइम के लिए बनते हैं। जैसे रेड सेल्स हैं, वो 3 महीने के लिए मैक्सिमम, 120 दिन मैक्सिमम, एवरेज 3 महीने लगा लो। और कुछ सेल्स हैं जो उससे भी कम टाइम के लिए, जैसे प्लेटलेट्स हैं, वो 7 to 8 डेज के लिए बनते हैं। और जो वाइट सेल्स हैं उनके अलग टाइप हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग लाइफ है। कुछ एक हैं जो बहुत समय तक जीवित रहते हैं। तो इन सब का भी लेना देना साइटोकाइन से है। साइटोकाइंस ही उनको एपोप्टोसिस के लिए एक तरह से प्रेरित करते हैं। वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, एक तरह से चोला बदल लेते हैं, फिर नई सेल्स आ जाती हैं। ये हमारे लिए उपयोगी भी है। तो हम साइटोकाइंस की बात कर रहे थे। साइटोकाइंस का मतलब ये इम्यूनिटी सेल्स के, खासतौर पे जो इम्यून सिस्टम वाले सेल्स हैं, T सेल्स, B सेल्स, थाइमस से रिलेटेड और बहुत सारे और सेल्स भी हैं, उनमें ये हेल्दी लाइफ में भी काम आते हैं और बीमारी के रूप में, ख़ास तौर पे जब इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व होती है, इन्फेक्शन होता है, उस टाइम में तो इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है। 2 एग्जाम्पल दूना चाहूँगा मैं। एक एग्जाम्पल तो मैं फ़ौज का देना चाहता हूँ। फ़ौज में क्या होता है, जब कोई बाहर से दुश्मन हमारी सीमा में, हमारे क्षेत्र में आ जाता है, थोड़ी मात्रा में होता है तो उसको वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसका कोई चर्चा भी नहीं होता, बात भी नहीं होती। अगर वो ज़्यादा मात्रा में आ जाए, एक साथ आ जाएं, तो हमारी फ़ौज को उनसे लड़ाई करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अगर उनका नंबर और भी ज़्यादा हो, जैसे कई दफ़ा बहुत सारे टेररिस्ट आ जाते हैं, कई बार नक्सल अटैक हो जाता है, तो ऐसे में हमारी सेना को काफ़ी सारे
वेपन्स यूज़ करने पड़ते हैं, मशक्क़त करनी पड़ती है और बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। कई बार तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हो जाती है। तो ये सब जो हैं एक तरह से साइटोकाइन से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि साइटोकाइन थोड़े इस्तेमाल हो सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं, और कभी कभी तो वार लाइक सिचुएशन हो जाती है, जैसे जो अभी थोड़ा टाइम पहले गालवान वैली में भी होने लगा था। सेनाएं काफ़ी नज़दीक एक दूसरे के सामने आ गई थी। तो कभी कभी तो वार हो भी जाता है, 62 में, 65 में, 1970 में हुआ भी। तो ऐसे में तो फिर ऑल आउट एफर्ट होता है, जो भी बारूद है, जो असला है, दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे पे इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो लैंड रूट से हो, एयर रूट से हो या सी रूट से हो। कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका छोड़ा नहीं जाता। वो स्टेज होती है साइटोकाइन स्टॉर्म की, जब सिर्फ दुश्मन को मारना, चाहे उसमें अपना कितना भी नुकसान हो जाए, वही मकसद रह जाता है। और जो आज तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक हुआ है हिरोशिमा नागासाकी में, बहुत पहले जापान में, वो सबसे बड़ा एक तरह से साइटोकाइन स्टॉर्म बाय आर्मी कह सकते हैं। तो ये तो था, मैं एक आर्मी का एग्जांपल दे रहा था कि एक आर्मी दूसरी आर्मी से जब लड़ती है तो कैसे कैसे हम स्केल वाइज थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा, इस स्केल में जब चले जाते हैं, जब सबसे ज़्यादा वाले स्केल में चले जाते हैं तो उसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक मूवी देखी थी मैंने, टॉवरिंग इन्फर्नो, शायद 35-40 साल पहले। तो उसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग, जो उस वक़्त की सबसे बड़ी बिल्डिंग बताई जाती थी, उसके उद्घाटन के टाइम पे एक फंक्शन हो रहा होता है वहाँ पे, और एक हेलीकॉप्टर टकरा जाता है, उसमें आग लग जाती है। जब रूटीन तरीक़ों से आग नहीं बुझती तो फायर टेंडर्स को बुलाते हैं, उससे भी जब आग नहीं बुझती, वो स्टेज ऐसी आ जाती है कि पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाएगी, तब हाई लेवल एक कमेटी बैठती है और वो ये फैसला करते हैं कि ओवरहेड टैंक को ब्लास्ट कर दो। तो ब्लास्ट कर देते हैं, आग तो बुझ जाती है लेकिन बहुत सारा नुकसान होता है, काफ़ी सारे लोग उसमें बह भी जाते हैं, क्योंकि वो एक बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। ऐसा होता है साइटोकाइन स्टॉर्म। जब एक बार छिड़ जाए तो फिर हमारे भी बस में नहीं होता, किसी के बस में नहीं होता, कोई नहीं जानता कि इसका एंड क्या होगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? ऐसा ही सब कोविड में भी होता है। कोविड में क्या होता है, जब कोविड हमारी बॉडी में आता है तो शुरू में तो जब नाक में, मुंह में आता है, हमारे लोकल डिफेंसेस उससे फाइट करते हैं, कोशिश करते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कई लोगों में वो उस फर्स्ट स्टेज को, फर्स्ट बैरियर को पार कर लेता है, फिर वो आगे चला जाता है, फिर वो लंग्स तक पहुंच जाता है। तब आता है नेक्स्ट फेज, जिसमें साइटोकाइन वेव को बोलते हैं। काफ़ी सारे इम्यून सेल्स उससे लड़ते हैं, अपने अपने साइटोकाइन को इस्तेमाल करते हैं, और उस साइटोकाइन वेव से हमें तकलीफ़ होती है सिस्टम में, जैसे बुखार आना, बॉडी एक्स होना, हेडेक होना, निमोनिया होना, ये सब कुछ होता है, और साथ के साथ वायरस भी मार दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों में इससे अगली स्टेज भी आ जाती है, जिसमें वायरस चाहे मर भी गया हो, पर हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा छिड़ जाता है, इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि वो अपना सारा असला एक साथ इस्तेमाल कर देता है। जैसे टॉवरिंग इन्फर्नो में ओवरहेड टैंक को तोड़ दिया था, ऐसा ही फिर वो किसी के बस का नहीं होता, कुछ नहीं पता लगता कि कहाँ पे कितना नुकसान होगा, कब तक होगा। ऐसे में उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। वो स्टेज होती है जब पेशेंट आईसीयू में दाखिल हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे भी चले जाते हैं, और कुछ लोग तो बच भी नहीं पाते हैं। हमारी इस आज की टॉक से लर्निंग ये है कि ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म, ये जो नामुराद बीमारी है, एक ऐसी अवस्था है, वो ना ही आए तो अच्छा है। तो इससे बचें कैसे?
बचने के सिंपल तरीके तो यही हैं कि सबसे पहले तो वायरस से ही बचो, वायरस को अपने बॉडी में एंटर ना होने दो। उसकी जो साइट्स हैं, 3 मेन चीज़ें हैं, हैंड हाइजीन, डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग। इससे काफ़ी हद तक हम इससे बच सकते हैं और बचते आए हैं, चाहे नई स्ट्रेन हो चाहे पुरानी। अगर किसी को वायरस अंदर कांटेक्ट में आ भी जाए तब भी घबराने की बजाय उसका इलाज किया जाए। हमें अब उसके इलाज के बारे में पहले से ज़्यादा पता है। हर स्टेज का अलग अलग इलाज है। पहली स्टेज का इलाज सबको पता है, सिंपल है, लेकिन अगर किसी को निमोनिया भी हो जाए उसका भी इलाज हो सकता है। अब मेन मुद्दा ये है कि हमें कभी भी किसी भी स्टेज पे इग्नोर नहीं करना है। पहली स्टेज है तो पहली स्टेज का इलाज होना चाहिए। उस स्टेज पे एंटीवायरल मेडिसिन अगर किसी को देनी है तो पहली स्टेज पे देनी चाहिए। जल्दी देने से ही फायदा होगा। अगर हम जल्दी ना दे के उसको नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाए और निमोनिया हो जाए और उसके बाद हम एंटीवायरल देंगे तो हम बहुत कम फायदा निकाल पाएंगे। दूसरा, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोमोडुलेटरी जो हमारे पास दवाइयां हैं उनको भी हमें समय रहते देना चाहिए। जब तक वो ओवरहेड टैंक तोड़ा नहीं है तब तक सब कुछ हमारे हाथ में है, तो हम काफ़ी हद तक उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं, मैं उनके नाम बता के आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन स्टेरॉयड तो सबने सुना है, और कुछ इम्यूनोमोडुलेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ये हमारे काम की चीज़ें हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोमोडुलेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इन सब को इस्तेमाल करके उचित समय पे उचित मात्रा में, ये सब किसी स्पेशलिस्ट की देखरेख में होना चाहिए। तो टेक होम मैसेज ये है कि जब भी कोविड का पेशेंट को तकलीफ बढ़ने लगे, जैसे कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन एक लेवल से यूँ कहो कि 94 से कम होने लगे, या 6 मिनट टेस्ट के बाद उसकी ऑक्सीजन 4 से भी ज़्यादा डिप करने लगे, पेशेंट को तकलीफ होने लगे, पेशेंट को वीकनेस ज़्यादा हो, बीपी, पल्स, टेम्परेचर ये काबू में नहीं आ रहा हो, तो ऐसे में हमें उसको जल्दी ही समय पे हॉस्पिटल में दाखिल कर देना चाहिए ताकि स्पेशलिस्ट अपने हिसाब से उसका इलाज करें। आज के दिन हमारे पास पहले से बेटर दवाइयाँ हैं। एक लेटेस्ट दवाई जो रिटुक्सीमैब है, उसने टोसिलिजुमैब को एक तरह से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि टोसिलिजुमैब सिर्फ IL-6 पे काम करती थी। ये दवाई बहुत सारी साइटोकाइंस पे काम करती है, लेकिन ये आम जनता के लिए ये मैसेज नहीं है, ये तो मेडिकल डॉक्टर्स के लिए है। आपके लिए मैसेज यही है कि आप समय पे अपना इलाज ठीक तरीके से कराएं, स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और जब हॉस्पिटल जाने का समय हो उसको चूकें नहीं, ज़्यादा देर तक इग्नोर ना करें। मेरी दुआ है कि ये साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी नामुराद सिचुएशन किसी को ना आए। थैंक यू सो मच।